हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है स्वेग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 1500 साल पहले का समय दिखाया जाता है। उस टाइम पर पूरा समाज औरतों के हाथ में हुआ करता था। औरतें सिर्फ घर नहीं चलाती थी बल्कि युद्ध भी किया करती थी और बाहर का सारा काम औरतें ही देखती थी और पुरुष घर का पूरा काम संभाला करते थे। यहाँ तक कि पुरुष घूंघट की आड़ में रहा करते थे। पुरुषों को बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता था। उस टाइम औरतें पुरुषों पर इतना जुर्म किया करती थी कि लड़कों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। उस टाइम के समाज का ये मानना था कि सिर्फ एक औरत ही वंश को आगे बढ़ा सकती है। अब हम रुक्मणी नाम की एक रानी को देखते हैं। रुक्मणी के राज्य में भी पुरुषों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। हमें पता चलता है कि पहले रुक्मणी के कई बच्चे पैदा हुए थे। लड़का पैदा होने की वजह से रुक्मणी ने अपने कई सारे बच्चों को जान से मार डाला था, क्योंकि रुक्मणी को अपना वंश बढ़ाने के लिए एक लड़की चाहिए थी। फिर हम रुक्मणी के पति भवभूति को देखते हैं, जो बस नाम का राजा होता है, क्योंकि सारी पावर्स तो रुक्मणी के पास थी। भवभूति लड़कों पर इतना अत्याचार देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और वो सब कुछ बदल देने की सोच रहा था। भवभूति का सपना था कि दुनिया में मर्द राज करे और महिलाएं सिर्फ घूंघट में रहे। फिर कुछ टाइम बाद 1551 में वही सब कुछ होता है, जहां हर तरफ पुरुषों का राज आ चुका था और औरतों का दबदबा खत्म हो गया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम एसआई भानु प्रताप को देखते हैं। भानु अब रिटायर हो चुका है। भानु बहुत ही रूड इंसान है। उसने अपने करियर के दौरान महिलाओं के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसी वजह से रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन को रोक दिया जाता है, जिससे भानु की लाइफ में मुश्किलें पैदा हो जाती है। अगले दिन भानु अपने जूनियर्स के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि भानु को पैसों की जरूरत है और वो इसी बारे में अपने जूनियर्स से बात कर रहा था। तभी भानु के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि तुम स्वगांतिका खानदान के आखिरी वारिस हो। इसी वजह से स्वगांतिका खानदान का सारा खजाना तुम्हारा है। ये सुनकर तो भानु बहुत खुश हो जाता है। वहीं उस लेटर में उस जगह का पता भी लिखा होता है। उस जगह पर जाकर भानु उस खजाने को ले सकता था। इसके बाद भानु तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी जगह पर महर्षि नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ एक संस्था चला रहा होता है और इस संस्था का यही काम होता है कि पुराने राजवंशों के आखिरी वारिस को ढूंढकर उन्हें उनका खजाना देना। फिर यहाँ हम कई वंशों के नाम को देखते हैं, जहाँ दीवारों पर पूरे वंशों का नाम लिखा होता है। तभी हम स्वेग्निका खानदान का खजाना भी देखते हैं। स्वेग्निका खानदान को महाराज भवभूति ने शुरू किया था। अब महर्षि और उसकी माँ का यही मकसद है कि स्वेग्निका वंश का सारा खजाना उसके आखिरी वारिस को मिल जाए। मगर आखिरी वारिस लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। अगर लड़की हुई तो ये सारा खजाना महर्षि का हो जाएगा। इसीलिए महर्षि हमेशा इसी फिराक में रहता है कि उसे स्वेग्निका वंश की कोई लड़की वारिस मिल जाए। अगर लड़का वारिस हुआ तो उसे वो खजाना उसे देना होगा। अगर लड़की वारिस हुई तो वो सारा खजाना महर्षि का हो जाएगा। हालांकि महर्षि को एक श्राप मिला होता है कि जब तक स्वेग्निका खानदान के आखिरी वंशज का नाम स्वेग्निका वंश से नहीं जुड़ेगा, तब तक महर्षि के घर में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती रहेंगी। और जिस दिन महर्षि के परिवार में लड़के का जन्म होगा, तो ये समझ लेना कि स्वेग्निका वंश का आखिरी वारिस कोई लड़की है या फिर कोई वारिस ही नहीं है। इस वजह से ये सारा खजाना महर्षि का हो जाएगा। यही कारण होता है कि महर्षि अपनी वाइफ पर लड़का पैदा करने के लिए प्रेशर डालता रहता है। लड़का पैदा करने के चक्कर में अभी तक महर्षि को 3 बेटियां हो चुकी थी, मगर महर्षि ने अभी भी लड़के की आस नहीं छोड़ी, क्योंकि महर्षि की बुरी नजरें स्वेग्निका खानदान के खजाने पर थी। इसके बाद हमें पता चलता है स्वेग्निका खानदान का आखिरी वारिस, यानी कि जिसका नाम स्वेग्निका वंश से जुड़ा है, उस वारिस का नाम वीर होता है। मगर वीर के परिवार का क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए, कितने बेटे और कितनी बेटियां हुई, इस बारे में महर्षि के परिवार को कुछ पता नहीं था। इस वजह से महर्षि वीर को कई सालों से ढूंढ रहा है। तभी वहाँ भानु आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं स्वेग्निका वंश का वारिस हूँ, मुझे खजाना दे दो। इस पर महर्षि की माँ कहती है कि शायद तुम सच कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वीर से मिलता है। असल में सभी खानदान के लोगों का, जिनका नाम खानदानी बोर्ड पर लिखा है, उन सभी की फोटोज भी वहाँ लगी हुई थी। स्वेग्निका वंश के राजा वीर का चेहरा लगभग भानु जैसा ही था। मगर खजाना देने से पहले महर्षि भानु से कहता है, अगर तुम सच में इसी खानदान के वारिस हो तो तुम्हारे पास खानदानी प्लेट जरूर होगी। वो प्लेट हमें लाकर दिखाओ। पहले तो भानु कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर भानु ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, वो प्लेट में लेकर आता हूँ।
इसके बाद महर्षि अपने एक आदमी से कहता है कि हमें किसी तरह से भानु को खजाने से दूर रखना होगा। उधर भानु उस प्लेट को ढूंढने के लिए चला गया था। इसके बाद हमें भानु का पास्ट दिखाया जाता है, जहां भानु अपने जवानी में अपनी वाइफ रेवती के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। कुछ टाइम के बाद रेवती प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रेवती भानु को छोड़कर कहीं चली जाती है। उसके बाद रेवती कभी वापस नहीं आई। रेवती की वजह से भानु डिप्रेशन में चला जाता है। अब प्रेजेंट में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास स्वेग्निका वंश की वो प्लेट होती है। अनु उस प्लेट को बेकार समझकर कबाड़ी वाले को दे देती है। वहीं हम देखते हैं कि अनु अपना घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है। वहीं काम पर भी लोग अनु को बहुत गलत नजरों से देखते थे। इस बात की कंप्लेन जब अनु अपने बॉस को करती है, बॉस अनु को जॉब से ही निकाल देते हैं। उनका कहना था कि मैं तुम्हारी वजह से अपने बाकी वर्कर्स को नहीं निकाल सकता, तुम ये नौकरी छोड़ दो। अब रात के समय अनु बहुत ज्यादा टेंशन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अनुज आकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। अनु बताती है कि इस दुनिया में लड़कियों के साथ सिर्फ गलत ही होता है और यही कारण है कि मैं लड़कियों को हमेशा लड़कों से बड़ा बनाना चाहती हूँ। अनु की ऐसी बातें सुनकर अनु का बॉयफ्रेंड अनुज भी काफी हैरान हो जाता है। अनु सोच लेती है कि वो कुछ बड़ा करके रहेगी, मगर उस काम के लिए अनु को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। अगले दिन वो प्लेट महर्षि और उसकी फैमिली को मिलता है और कबाड़ी वाले से भी पता लगा लेते हैं कि ये प्लेट कहाँ से आई है। दूसरी तरफ भानु भी खजाने को पाने के लिए महर्षि को अलग अलग तरह की प्लेट्स लाकर दिखाता है, और वो सभी प्लेट्स नकली थी। इस वजह से महर्षि भानु को खजाना देने से मना कर देते हैं। इसके बाद महर्षि का आदमी अनु से आकर मिलता है और अनु से पूछता है कि तुम्हें ये प्लेट किसने दी थी। अनु कहती है कि ये प्लेट मुझे मेरी माँ से मिली है। महर्षि का आदमी अनु से उसकी माँ से मिलवाने के लिए कहता है। अब अनु उस आदमी को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ अनु की माँ एडमिट थी। ये देखकर महर्षि का आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि उस प्लेट के मिलने से ये तो तय हो गया था कि स्वेग्निका वंश की आखिरी वारिस अनु ही है। खासकर वो एक लड़की है, यानी कि अब ये खजाना महर्षि के परिवार को मिल जाएगा। इसके बाद महर्षि का वो आदमी अनु को अपनी संस्था पर लाता है और वो महर्षि की माँ को बताता है कि स्वेग्निका वंश की आखिरी वारिस ये लड़की अनु है। ये सुनकर महर्षि की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि अब वंश आगे नहीं बढ़ेगा और वंश यहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्वेग्निका वंश में पुरुषों का वर्चस्व था, तो पुरुष ही वंश को आगे बढ़ा सकते थे। फिर इसके बाद अनु का नाम स्वेग्निका वंश की फैमिली ट्री पर जोड़ने का टाइम आता है। कुछ पूजा पाठ करके ही नाम को फैमिली ट्री में जोड़ा जाता था और इसके बाद ये खजाना महर्षि का हो जाएगा। ये सब कुछ करने में महर्षि बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था, क्योंकि उसे तो जल्द से जल्द वो खजाना चाहिए था। तभी वहाँ पर भानु आ जाता है और कहता है कि लड़कियाँ कब से खानदान की वारिस होने लगी। तभी वहाँ महर्षि के घर पर एक लेटर आता है और उस लेटर में ये लिखा होता है कि स्वेग्निका वंश का आखिरी वारिस एक लड़का है। ये देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं और पूजा वहीं रोक दी जाती है। आखिर ये लेटर किसने भेजा, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। इसके बाद हमें समीर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि लगभग भानु की तरह ही दिखाई देता है और वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि समीर की अभी तक एक भी रील वायरल नहीं हुई। अब समीर अपने दोस्त के साथ एक मॉडर्न ज्योतिष के पास आता है। ज्योतिष समीर को बताता है कि तुम इस तरह से रील्स बनाओ तो तुम जरूर वायरल होगे। अब समीर ज्योतिषी की बात मानकर वैसा ही करता है और उसकी रील्स वायरल भी होने लगती है। इसके बाद समीर अपनी गर्लफ्रेंड की कुंडली चेक करवाने के लिए ज्योतिष के पास आता है, लेकिन ये क्या दोस्तों, समीर की गर्लफ्रेंड तो ज्योतिष की ही बेटी निकलती है। ये देखकर ज्योतिषी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ज्योतिषी अपनी ही बेटी को डांटने लगता है। वो कहता है कि तुमने इस गधे जैसे लड़के से प्यार किया है, जिसे ना अपने खानदान का पता है, ना कोई का, और ना ही उसे रील बनाने का कोई तरीका पता है। ज्योतिषी की बातें समीर को अंदर से तोड़ देती हैं। समीर चुपचाप अपने घर आ जाता है। घर पे समीर को 2 लेटर मिलते हैं। पहला लेटर सेम वैसा ही होता है जैसा कि भानु को मिला था, यानी कि तुम स्वेग्निका वंश के आखिरी वारिस हो और तुम्हें इस पते पर जाकर अपने खानदान का खजाना लेना चाहिए। वहीं दूसरे लेटर में कुछ और बातें लिखी हुई थी। उस लेटर में भानु और रेवती के बारे में लिखा हुआ था। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि रेवती ही समीर की माँ है। उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि जब रेवती प्रेग्नेंट हुई थी तो उसका कई बार मिसकैरेज भी हुआ था, लेकिन जब वो छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसने भानु को छोड़ दिया और कहीं और चली गई थी। यानी कि अब समीर को पता चल चुका था कि उसके पिता भानु हैं। अब हमें इसके पीछे का सच भी पता चलता है कि रेवती ने भानु को क्यों छोड़ा था। असली वजह ये थी कि रेवती के जितने भी मिसकैरेज हुए थे उन सब का कारण भानु ही था, क्योंकि भानु को हमेशा से लड़का चाहिए था, मगर जब भी रेवती प्रेग्नेंट होती उसके पेट में हमेशा लड़की ही होती। इसलिए भानु हमेशा बिना रेवती के पता चले उसे गलत दवाइयाँ खिला देता था।
इससे रेवती का मिसकैरेज हो जाता था। अब रेवती को ये बात पता चल गई थी कि उसके मिसकैरेज की वजह भानु ही है, इसीलिए वो भानु को छोड़कर चली गई थी। अब इस टाइम भानु महर्षि के यहाँ होता है और अपने खजाने के मिलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक और लेटर आता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि स्वेग्निका वंश के 2 वारिस हैं और दोनों ही जुड़वा लड़के हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1500 साल पहले, जहाँ रानी रुक्मणी को हर बार लड़का ही पैदा होता है और रुक्मणी बार बार लड़कों को मार मार कर थक चुकी थी। अब रुक्मणी अपने आखिरी बेटे को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे वैसे तो लड़कियां चाहिए थी, लेकिन वो बहुत सारे लड़कों को मार चुकी थी। अब रुक्मणी ने इतने सारे लड़कों को मार दिया था, लेकिन अब वो अपने आखिरी बेटे को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन उसका नामकरण होता है, जहाँ रुक्मणी अपने बेटे के साथ नाम जोड़ने वाली होती है, मगर भवभूति बार बार कुछ न कुछ हरकतें करने लगता है। इस वजह से कभी भी उस बच्चे का नामकरण नहीं हो पाता। फिर उस राज्य के राजगुरु रुक्मणी से कहते हैं कि एक बार इस बच्चे को महाराज का नाम देकर देखते हैं, शायद से इससे हमारी समस्या सही हो जाए। रानी रुक्मणी भी मान जाती है और बच्चे के नाम के साथ भवभूति का नाम जोड़ दिया जाता है, जो कि असल में भवभूति का ही प्लान होता है। और भवभूति यही चाहता था कि एक बार उसका नाम हो गया तो फिर पुरुषों का दबदबा हो जाएगा। तभी से मर्दों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद पुरुष हर जगह पर राज करने लगते हैं और औरतों को पर्दे के पीछे रहना पड़ता है। अब भवभूति ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक दिन राजगुरु भवभूति से कहता है कि महाराज, अगर आपके खानदान में लड़की का जन्म हुआ तो फिर से मर्दों को वही गुलामी वाला जीवन जीना पड़ेगा। इस पर भवभूति राजगुरु को श्राप दे देते हैं कि मेरे खानदान में जो भी जन्म लेगा तुम्हें उसका नाम दर्ज करना होगा, वरना तुम्हारे खानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। अगर मेरे खानदान का वारिस लड़का हुआ तो भी तुम्हारे खानदान में लड़कियां ही पैदा होंगी। वहीं राजगुरु भी भवभूति को श्राप देते हुए कहता है कि आपके वारिस को अपना नाम दर्ज करवाने के लिए मेरे पास आना होगा, वरना आपका खजाना मेरे परिवार का हो जाएगा। यानी कि राजगुरु का परिवार ही आज महर्षि का परिवार है। ये शाप अभी तक चल रहा है। इसके बाद महर्षि की प्रेग्नेंट वाइफ को फिर से लड़की हो जाती है। इसका कारण यह था कि महर्षि ने स्वेग्निका वंश के आखिरी वारिस का नाम दर्ज नहीं करवाया था। इसी की वजह से महर्षि के परिवार में फिर से लड़की हुई। इसी के साथ ये भी प्रूफ हो चुका है कि स्वेग्निका वंश का आखिरी वारिस लड़का ही है। इसके बाद हम समीर को देखते हैं, जो लेटर पढ़कर महर्षि के पास जा रहा होता है। इसी रास्ते से भानु भी गुजर रहा होता है। अचानक से दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर रुकते हैं। वहाँ हम किसी और को भी देखते हैं, जो होता है विभूति। और विभूति ही होता है जो उन सभी को लेटर्स भेज रहा था। और विभूति एक किन्नर है। अब विभूति कौन है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हैरानी वाली बात तो यह थी कि भानु और समीर का चेहरा सेम होता है। इन दोनों के फेस एक जैसे होने का कारण हमें विभूति से पता चलता है। विभूति से हम वीर की कहानी सुनते हैं, वही वीर जो अब तक स्वेग्निका वंश की फैमिली ट्री में अब तक का आखिरी वंशज है। हुआ ये था कि वीर को भी पता था कि वो स्वेग्निका वंश का वारिस है और वीर को भी खजाना चाहिए था, मगर वीर के 7 बेटियां हो चुकी थी, लेकिन एक भी बेटा नहीं हुआ था। इस वजह से उसे खजाना नहीं मिल रहा था। उस टाइम महर्षि के पिता खजाने की रखवाली कर रहे होते हैं और वे भी वीर के साथ थे। उन्हें भी लगातार बेटियां ही हो रही थी। एक दिन वीर को 2 जुड़वा बेटे हुए, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब उसे खजाना मिल जाएगा। उस टाइम वीर के मामा को भी बेटियां ही हो रही थी, इसलिए वीर ने अपने मामा को एक बेटे को दे दिया, क्योंकि वीर अपने मामा की मदद करना चाहता था और वैसे भी वीर को बस एक ही बेटे की जरूरत थी। और तभी महर्षि के पिता वीर से कहते हैं कि इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए तुम्हें अपने दोनों बेटों को लाना होगा, क्योंकि तभी मेरे घर पर भी बेटा होगा। वीर जब अपने दूसरे बेटे को मामा से वापस लेने आता है तो उसे पता चलता है कि उसका मामा तो घर छोड़कर कहीं और रहने चला गया है। यानी कि अब वीर के पास सिर्फ एक ही बेटा है और अब उसे खजाना नहीं मिलेगा। वहीं महर्षि के पिता के घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जो कि महर्षि ही था। इसी वजह से खजाना महर्षि के परिवार का हो चुका था। इसी कारण प्रेजेंट में ये परिवार बहुत ही अमीर है, मगर अभी भी स्वेग्निका वंश के कुछ खजाने बाकी हैं। इसी की स्टोरी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। अब वीर भी एक्सेप्ट कर चुका था कि उसे वो खजाना नहीं मिलेगा और वो अपने मन को शांत करके अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। लेकिन एक दिन वीर को पता चलता है कि जो बेटा उसने अपने पास रखा था वो एक किन्नर है, वो कोई और नहीं बल्कि विभूति ही है। ये बात वीर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उसका बेटा एक किन्नर है। इसी वजह से वीर अपने बेटे विभूति को छोड़कर पूरी फैमिली के साथ कहीं और रहने चला जाता है। विभूति ने अकेले ही अपना बचपन गुजारा था और बड़े होकर विभूति ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था और वो यानी कि विभूति ही अनु की माँ है। अनु के पास जो खानदानी प्लेट आई थी वो भी विभूति ने ही अनु को दी थी।
और वो प्लेट विभूति को बचपन में अपने घर पे मिला था। इसी तरह से अनु के पास वो प्लेट पहुंची थी। हालांकि अनु भी अपनी माँ को किन्नर होने की वजह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी। और हमें ये भी पता चलता है कि विभूति उस टाइम रेवती से भी मिली थी जब रेवती भानु को छोड़कर अकेले इस शहर में रहने आई थी। उस टाइम रेवती प्रेग्नेंट भी थी। विभूति ने ही रेवती की प्रेगनेंसी में हेल्प की थी। इसके बाद रेवती ने समीर को जन्म दिया था। रेवती को खजाने की बात भी पता थी। यहाँ विभूति को खजाने की बात भी पता थी, मगर किन्नर होने की वजह से शायद ये खजाना उसे ना मिले। यही सोचकर विभूति अपने फैमिली वालों को वो लेटर्स लिखती है ताकि किसी को तो वो खजाना मिल जाए। ये सुनने के बाद समीर विभूति को बहुत बहुत शुक्रिया कहता है कि उसी की वजह से समीर इस दुनिया में आ पाया। दूसरी तरफ हम वीर को महर्षि के घर पर देखते हैं। वीर अपने बच्चों से मिलने और खजाने के लिए आया हुआ था। वहीं भानु भी होता है और उसे पता चलता है कि उसके असली पिता वीर हैं। जो अब तक उसके पिता बने हुए थे वो वीर के मामा थे। वहीं वीर जब भानु को देखता है तो वो भानु को विभूति समझ लेता है और सोचता है कि विभूति मर्द बन गया है। इसके बाद वीर को राजा घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वीर आखिरी वारिस है और उसका बेटा भी है भानु। तभी वहाँ विभूति और समीर भी आ जाते हैं। वहीं हम भानु के मन में खजाने के लालच को देख पाते हैं। खजाना पाने के लिए भानु का कोई बेटा होना चाहिए, तभी भानु राजा बन पाएगा और उसे खजाना मिलेगा। अब भानु खजाना पाने के लिए चालाकी से समीर को अपना बेटा बनने के लिए कहता है। बदले में उसे खजाने का कुछ हिस्सा देने की बात करता है कि असल में समीर तो भानु का ही बेटा होता है, जो इन दोनों को पता ही नहीं है। अब भानु की ये ट्रिक काम कर जाती है और भानु को राजा बना दिया जाता है। फैमिली ट्री में विभूति और भानु का नाम दर्ज होने वाला होता है। तभी विभूति सबको बहुत डांटने लगता है। उसका कहना था कि तुम सभी लोग लड़की लड़के में फर्क करते रहते हो, कि जैसे ही खजाना मिलने की बात आई तो तुम सभी अपनी गलतियां भूल गए। विभूति सभी को बहुत ज्यादा सुनाती है। इससे भानु की भी आंखें खुल जाती है। वहीं आज अनु अपनी माँ विभूति को माँ एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद विभूति भानु को रेवती का एक लेटर देती है, जो लेटर रेवती ने विभूति को बहुत पहले दिया था। उसकी मौत हो चुकी थी। विभूति भानु को वो लेटर देकर अनु के साथ वहाँ से चली जाती है। अब भानु उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि रेवती कहती है कि मैं समाज में लड़के और लड़कियों में भेद खत्म करना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति ही ऐसी सोच वाला निकलेगा। लेटर पढ़कर भानु को बहुत दुख होता है और वो सोचने लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद भानु खजाने के पैसों से एक बड़ा सा स्कूल खोलता है जहाँ फ्री में शिक्षा दी जाएगी और लड़के लड़की में भेद नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।